सबको नमस्कार। हम लोग आज से राजनीति शास्त्र की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सब ने बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही ध्यान से पीछे की कक्षाओं को पढ़ा होगा। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। छठी में जब हमने राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था तो वहाँ हम स्थानीय शासन और समाज का अध्ययन किए थे। उसके बाद सातवीं में जब हम आते हैं तो सातवीं में हमें क्या पढ़ने को मिलता है? सातवीं में हम लोगों को सबसे पहला चैप्टर मिलता है वो समता है। समता मतलब बराबरी, समानता। वहीं हमको बाकी के अधिकारों का भी ज्ञानबोध कराया जाता है। उस समय तक आपकी ये समझ विकसित करने की कोशिश की जाती है कि कौन कौन से अधिकार आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये वहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि राजनीति शास्त्र आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही नहीं, इसको नागरिक शास्त्र भी कहा जाता है। तो नागरिक शास्त्र कहने के पीछे क्या मोटिव है? इसको नागरिक शास्त्र क्यों कहा जाता है? इसको नागरिक शास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नागरिकों से संबंधित जीवन जीने की जो आवश्यकताएं हैं, मूल्य हैं, नैतिकताएं हैं, उनका अध्ययन करता है यह विषय। कौन कौन से नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं, नागरिकों के लिए क्या क्या प्रावधान हैं, किस तरह की देशज कानून हैं, ये सारी चीज़ें इस विषय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। 8वीं कक्षा में जब हम जाते हैं तो 8वीं कक्षा में हम सत्ता से संबंधित, राजनीति से संबंधित विषयों के सन्निकट पहुंचने लगते हैं। आपको 7वीं में राज्य की सरकारें पढ़ाई गईं। राज्य विधानसभाओं के बारे में आपको पढ़ाया गया कि मंत्रिमंडल कैसे बनता है, राज्य की जो विधायक का चुनाव होता है, विधायकों का कार्य कैसे, राज्य की सरकारें कैसे काम करती हैं, और अंत तक ले जाकर आपको जो जिस विषय तक पहुंचाया गया वो बाजार था। अगर आपको याद होगा सही से तो अंतिम विषय जो था वो बाजार, अंतिम जो अध्याय था वो बाजार से संबंधित था। बाजार के मूल्यों के बारे में आपको फिर उसमें कई तरह की किस्सों, कहानियों और उदाहरणों से आपको बताया जाता है कि कैसे भारत में बनी हुई चीज़ें जब अमेरिका पहुंचती हैं और फिर अमेरिका से वापस भारत में विक्रय के लिए आती हैं तो उनके दाम में, उनके मूल्य में किस प्रकार से दोगुनी बढ़ोतरी हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे आसपास घट रही हैं और उन्हीं चीज़ों का हम अध्ययन, विषयों को आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप जो जीवन, आपकी जो नागरिक दिनचर्या है, क्योंकि आप एक समाज के नागरिक हैं और उस समाज में आपकी एक दिनचर्या है, तो उस दिनचर्या को आप आसानी से जी सकें। उस दिनचर्या से संबंधित जो तकनीकी और बारीकी चीज़ें हैं जो हर नागरिक को जाननी चाहिए या हर निवासी को जाननी चाहिए, क्योंकि हर कोई नागरिक नहीं कहा जा सकता। मैं नागरिक हूँ क्योंकि मैं 18 से अधिक हूँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है मुझे। आप लोग में शायद ही कोई होगा, मुझे लगता है कोई नहीं होगा, क्योंकि 10वीं में अमूमन 16 से 18 के बीच के ही लोग रहते हैं, 18 से नीचे के ही लोग रहते हैं। तो आप में से शायद ही कोई होगा। तो कोई भी रहने वाला, कोई भी रहबर है जो वासी है उस इलाके का, किसी समुदाय का, किसी समाज का, तो उस समाज से संबंधित चीज़ें उसके लिए जानना आवश्यक है। उससे संबंधित कानून, उसकी जो बारीक समझ है, उसमें क्या क्या तकनीकी चीज़ें हैं, कैसा है उसका ढांचा, ये सारी चीज़ें जाननी। छठा में इसीलिए आपको समाज से संबंधित तमाम चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की जाती है। स्थानीय स्वशासन पढ़ाया जाता है, स्थानीय सरकारों को। स्थानीय सरकार बहुत लोग हो सकता है भूल गए हों, तो मैं याद दिला दूं कि बहुत सारे लोग आप में से गांव से आते होंगे। जो नहीं गांव से आते होंगे वो शहर से आते ही होंगे, क्योंकि रहने का यही दो जगह है, गांव या शहर।
अगर तो जो गांव से आते हैं तो उनको पता होगा कि गांव में एक वार्ड कमिश्नर होता है, एक बीडीसी होता है जिसे पंचायत सदस्य कहते हैं, पंचायत समिति सदस्य। फिर उसके बाद मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, सरपंचों के साथ कई सारे पंच होते हैं। मुखिया के साथ एक उप मुखिया भी होता है जो मुखिया के न रहने पर मुखिया के कार्यभार संभालता है। तो ये सारे जो लोग हैं ये मिलकर स्थानीय सरकार का निर्माण करते हैं, स्थानीय स्वशासन का निर्माण करते हैं। और चूँकि मैं बिहार से हूँ तो बिहार के बारे में मुझे ज़्यादा समझ है, तो बिहार का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और आप में से अधिकतर विद्यार्थी, क्योंकि आकार कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले लोग तो बिहार के ही हैं, तो बिहार के लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन को के कार्य को इस तरह से मैं समझा रहा हूँ कि अभी आपके यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा पेयजल की व्यवस्था के लिए जल नल योजना का कार्य चल रहा होगा। एक बहुत सारे लोगों के यहाँ हो गया होगा क्योंकि ये कार्य अंतिम चरण पे है। तो आपके यहाँ जो पाइपें बिछी हैं, जो नल लगे हैं, वो सारी आपके किसी वार्ड कमिश्नर, मुखिया या पंच सरपंच आपके वार्ड कमिश्नर के द्वारा ही कराई गई हैं। तो ये वार्ड कमिश्नर कौन है? इसी स्थानीय स्वशासन के अंग हैं। वैसे ही शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होती हैं। छोटे जो कस्बाई शहर हैं, जैसे उदाहरण अगर दूं तो आप लोग के लिए मैं मैरवा का उदाहरण दे सकता हूं, महाराजगंज का उदाहरण दे सकता हूं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कस्बे हैं वो नगर पंचायत वहाँ स्थानीय सरकार के रूप में होती हैं। तो 6वीं में आप लोगों ने ये पढ़ा था, 7वीं में आपको राज्य सरकारों के बारे में और समता के बारे में, 8वीं आते आते आपको संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर वहाँ बताया जाता है आपको कि संविधान के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, न्यायपालिका के कार्य और कार्य क्षेत्र बताया जाता है। फिर उसमें आपको न्याय संबंधी कुछ अधिकार हैं आपके बुनियादी, गिरफ्तारी के समय आपके कुछ अधिकार हैं, उनके बारे में बताया जाता है। 8वीं में आप लोग को जन सुविधाओं के बारे में पढ़ाया जाता है कि व्यक्ति के लिए या नागरिक के लिए क्या बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं, उनको मुहैया कराना किसका कार्य है, किसका दायित्व है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये सब राज्य का दायित्व है कि वो हर नागरिक को, हर व्यक्ति को उसकी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए। न्यायपालिका को पढ़ने के दौरान आपने गिरफ्तारी संबंधी अधिकारों को पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। उसमें ये भी पढ़ा होगा आपने कि गिरफ्तारी के बाद उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने किसी घरवाले को या किसी सगे संबंधी या किसी विश्वस्त व्यक्ति को, जिसको वो देना चाहे सूचना, अगर उसके पास फ़ोन नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि वो माध्यम भी उपलब्ध कराए और उनसे वो संपर्क करके अपने गिरफ्तारी की जानकारी दे। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि अगर महिला है या बच्चा है, जुवेनाइल का मामला है, किसी किशोर का मामला है या किसी महिला का मामला है, तो ऐसे में गिरफ्तारी करने जब पुलिस आती है तो एक महिला पुलिस होना आवश्यक है महिला के मामले में। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, मतलब शाम के बाद, और जब सूर्योदय जब तक नहीं होता है, सूर्य जब तक नहीं निकलता है, उससे पहले गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। रात में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। जब भी गिरफ्तारी होगी दिन में होगी। कब गिरफ्तारी होगी? दिन में होगी। तो इस तरह के तमाम अधिकार हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग बताएंगे कि अगर आप लोग को ये सब चीज़ें नहीं याद हैं तो एक दिन मैं इस पे भी
क्लास क्योंकि ज़्यादा देर की चीज़ें नहीं हैं, मौलिक अधिकार है। आपने कहीं आप भूल गए हों तो आपके लिए एक दिन मैं छोटा सा वीडियो कर लूँगा उसके लिए। मौलिक अधिकार हो गया, गिरफ्तारी संबंधी अधिकार हो गया, ये सारी चीज़ें 6 मौलिक अधिकार हैं आप लोग के, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप जब 9वीं कक्षा में आते हैं तो 9वीं में आपने पढ़ा होगा लोकतंत्र के बारे में, फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया को, कि भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ, भारतीय संविधान जो बना वो किस प्रकार से बना, क्या क्या उसके सामने दुश्वारियाँ थी, क्या उसके सामने प्रॉब्लम्स थे, क्या समस्याएं थीं, और फिर कैसे बनाए, क्या क्या उसकी जो अच्छी की पॉइंट्स हैं, मतलब क्या उसमें अच्छी बातें हैं, और इनको कहाँ से लिया गया है। क्योंकि भारतीय संविधान को आपने सुना होगा, आप में से बहुतों ने, कि भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि ये बहुत मोटा है या ऐसे कुछ है, इसके पीछे ये है कि इसमें समग्रता है, इसमें दुनिया के सारे संविधानों को, मतलब कहने का मतलब कि दुनिया के क्योंकि सारे कहने से तो ये मतलब मत समझिए कि दुनिया में जितने तरह के संविधान लिखे गए हैं सबको मिला दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया के संविधानों में जितनी अच्छी बातें हो सकती थी, जो प्रायोगिक तौर पर प्रैक्टिकली अच्छी हैं, व्यवहारिक तौर पे अच्छी हैं, उनको हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और शायद यही वजह है कि हमारे साथ कई देशों के संविधान बने और फिर से वहाँ पर शासन का तख्ता पलट हो गया, सरकारें बदल गई और संविधानों में बड़ा भारी बदलाव किया गया, और फिर संविधान, एक तरह से समझिए कि उस संविधान को जो पहले से वहाँ मौजूद था उसको बदल डाला गया। लेकिन भारत में अभी भी संविधान है, अभी भी जमहूरियत, अभी भी लोकतंत्र है, और यहाँ न तख्ता पलट जैसी स्थिति आई आज तक, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो छोटी बड़ी चीज़ें होती रहती हैं। इतना बड़ा परिवार है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ लोग रहते हैं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है। तो निश्चित सी बात है कि इतने बड़े देश में इतना बड़ा जब राष्ट्रीय परिवार है, ये देश क्या है, एक राष्ट्रीय नेशनल फैमिली है, राष्ट्रीय परिवार है, तो इतने बड़े राष्ट्रीय परिवार में छोटी छोटी घटनाएं अगर हो ही जाती हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, चिंता की बात ज़रूर है कि क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक भी घटना ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो रही है तो उसको मतलब उस लेवल से नहीं लेना है कि छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। छोटे चीज़ें आपके अगर 10 व्यक्ति का परिवार है तो वहाँ भी खटपट होते रहता है, वहाँ भी झगड़े टंटे होते रहते हैं, स्कूलों में जब होते रहते हैं तो वैसे वैसे तो कितने सारे स्कूल हैं यहाँ। वैसे जैसे आप एक क्लास में 10-12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो वहाँ आपके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार झगड़ा हो जाता है। तो ये इतना बड़ा देश है जहाँ कितनी बड़ी आबादी है, वहाँ अगर कुछ हो जाता है तो ये उतना कुछ मतलब मायने नहीं, उसको इस लेवल से नहीं देखना है कि उस कुछ खामी है हमारे कानूनों में या वैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चूँकि ज़्यादा समय इन चीज़ों पे, मैं इसलिए इस चीज़ को कि रिवाइंड करा दिया जाए आप लोगों को, एक बार आपको फिर से याद दिया जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। क्योंकि देखिए, पढ़ना और नंबर लाना दोनों ज़रूरी है, मार्क्स ज़रूरी हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि मार्क्स लाना ज़रूरी है ही नहीं, लेकिन मार्क्स लाने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं तो फिर आपके अध्ययन पर संदेह है। आप 100 में 100 अंक ला के ही क्या कर लीजिएगा कि आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा। तो रटंतु विद्या नहीं बनाना है किसी चीज़ को, पहली बात। दूसरी चीज़ क्योंकि पहला क्लास है, पहली वीडियो है, तो बस
बहुत ज़्यादा मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा, एक रूपरेखा बता दूँगा कि पूरा जो सिलेबस है, जो पूरा पाठ्यक्रम है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। और अंत में अगर समय मिलेगा तो जो पहला चैप्टर है आपकी सत्ता की साझेदारी, उस पर कुछ बातें हो जाएंगी। आप सभी 10वीं कक्षा के छात्र हैं, तो आपके लिए अंक और अध्ययन दोनों उतना ही मायने रखता है। अब आप में से बहुतों का ये प्रश्न हो सकता है कि मतलब ये एग्ज़ाम में तो याद करके गए और लिख दिए, तो सिर्फ अगर एग्ज़ाम तक ही पढ़ाई है तो फिर लोग पढ़ते क्यों हैं? अगर एग्ज़ाम तक ही पढ़ाई है तो सारे लोग रट के जाते हैं और लिख के चले आते हैं। लेकिन अध्ययन मार्क्स के बाद भी है। पढ़ने के बाद आपके ज़हन में जो रहेगा वो आपको देखिए कहाँ कहाँ तक फ़ायदा देंगी। 10वीं के छात्रों को NTSC की परीक्षा देनी होती है। 10वीं के छात्र में से आप में से बहुत लोग होंगे जो आगे चलकर आर्ट्स या ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस के सब्जेक्ट से अध्ययन करें, तो उनके लिए यह आवश्यक है कि वो अध्ययन को सही तरीके से करें। नहीं तो नोट्स भी आप तक पहुंचाई जाएगी तो आप नोट्स के द्वारा भी पढ़ सकते हैं और उसको याद करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चीज़ों को सही ढंग से और अच्छे से समझने की कोशिश करें। बाकी जो प्रश्नोत्तरी का मामला है तो वो नोट्स है उसके लिए, और भी तमाम चीज़ें हैं। खैर, आपके 10वीं की पाठ्यक्रम की मैं बात कर रहा था, तो 10वीं की पाठ्यक्रम जो है उसमें सबसे जो पहला चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, वो है सत्ता की साझेदारी, जो मैंने यहाँ लिखी भी है, सत्ता की साझेदारी। तो उसके बाद सत्ता की साझेदारी है। सत्ता की साझेदारी के बाद 1 मिनट में आपको बोल के सुना देता हूँ। पहला जो अध्याय है सत्ता की साझेदारी है। सत्ता की साझेदारी के बाद आता है संघवाद, उसके बाद है लोकतंत्र और विविधता, फिर जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जनसंघर्ष और आंदोलन, फिर राजनीति दल, फिर लोकतंत्र के परिणाम, और उसके बाद है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो एक तरह से आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो 10वीं का सिलेबस है वो ठीक 9वीं के सिलेबस में भी आपने देखा होगा कि 8वीं और 7वीं तक जो आपने पढ़ा उससे थोड़ा पैटर्न बदल रहा है। 9वीं में क्या हुआ कि आपको लोकतंत्र, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, ये सारे आपके अध्याय थे। तो ये कहाँ आपको सीधे एक्टिव पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, जो राजनीति शास्त्र जिसको कहा जाता है। तो ये सीधे आपको राजनीति शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। 10वीं में भी वही है। सत्ता की साझेदारी में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो शासन है, जो सत्ता है, उसमें विभिन्न समुदायों का, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है और एक साझा स्वरूप बनकर तैयार होता है, जिसमें सारे लोग सम्मिलित होते हैं और फिर वो शासन करते हैं। और उसमें फिर हम देखेंगे कि कौन सा शासन बेहतर है। अगर साझेदारी को न अपनाया जाए तो किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, क्या हो सकता है। फिर सत्ता की जो साझेदारी है, ऐसी सत्ता या ऐसी सरकारें जहां साझे तौर पर सम्मिलित रूप से सारे वर्गों को एक साथ लेकर चला जाता है, सारे समुदायों को, सारे धर्मों को, सारे जातियों को एक साथ एक सूत्र में बांधकर लेकर चला जाता है, वहाँ पर क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, किन तरह के नुकसानों से बचा जा सकता है जो कि नहीं लेकर चलने से होती हैं, और क्या क्या संकट हैं लेकर चलने की वजह से। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। संघवाद, अगर आपको याद होगा तो आपने 8वीं कक्षा में और 9वीं में भी शायद पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वह स्यूडो फेडरल है, मतलब संघीय नहीं है, संघीय होते हुए भी संघीय नहीं है। तो ये जो संघीय शब्द आपने वहाँ जो पढ़ा था, संघीय ढांचा जो आपने पढ़ा था कि संविधान में एक संघीय, हमारे यहाँ शासन में एक संघीय ढांचा जैसा कुछ है, तो वो संघीय ढांचा जैसा जो कुछ है उसी का विस्तार से हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि वो संघीय ढांचा होता क्या है और वो संघीय ढांचा
कहाँ कहाँ है, किस देशों में है, और भारत में किस रूप में है वो संघीय ढांचा। क्योंकि मैं अभी कहा कि संघीय ढांचा होते हुए भी वो संघीय नहीं है भारत में। तो ये संघवाद में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है लोकतंत्र और विविधता। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये आप सब जानते हैं। तो लोकतंत्र आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके शब्दों में कहें तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो वैसी सरकारी पद्धति है, वैसा शासन पद्धति है जहाँ पर सारे लोग, जो वहाँ के वयस्क लोग हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, या कई देशों में इसकी सीमाएं अलग अलग हैं। अपने यहाँ भी बहुत पहले 21 वर्ष थी। माननीय प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 21 को कम करके 18 वर्ष किया। तो आज 18 वर्ष की उम्र पर होने पर आपकी मतदाता सूची में नाम जाती है, फिर आप वोटिंग करते हैं, वोटिंग का अधिकार मिलता है, आपको मताधिकार मिलता है। तो ये जो मत पद्धति के द्वारा चुनकर, सार्वभौमिक मत पद्धति के द्वारा चुनकर जो सरकारें बनाई जाती हैं, ये सारी सरकारें लोकतांत्रिक सरकार हैं। और ऐसी जहाँ भी व्यवस्था है उसको लोकतंत्र कहते हैं। ये आपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। और तो लोकतंत्र, और फिर उसमें जो विविधता है, उसमें जो डाइवर्सिटी, उसमें अलग अलग जो क्या कहते हैं उसको, विभिन्नता है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। फिर जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये जो देश है अपना भारत, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आप अलग अलग लेवल पर कई तरह की चीज़ें देखे होंगे। गांव में आप अक्सर देखते होंगे कि जातियों को लेकर कई तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, ऊंच नीच की क्या भेदभाव कई बार देखना पड़ता है, कई तरह की चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। लैंगिक मतलब जेंडर के रूप में हमारे यहाँ कितना जेंडर इक्वलिटी है, और हमारे यहाँ ही नहीं दुनिया के कई देशों में जेंडर इक्वलिटी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है। एक ऐसे समय में जब स्त्री पुरुष सबको बराबर का अधिकार देने की बात पूरे वैश्विक स्तर पे चल रही है, फिर भी आज हमारे घरों में, हमारे परिवारों में हम अक्सर देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं और पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें लैंगिक मसला है। धर्म के आधार पर कई तरह की चीज़ें होती हैं, धार्मिक उन्माद, कई तरह के सांप्रदायिक दंगे आप देखते आए होंगे, सुने होंगे, अखबारों में आप अक्सर पढ़ते होंगे कि इस समुदाय में और उस समुदाय में झगड़ा हो गया। तो विभिन्न समुदायों के बीच कई तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो धर्म, जाति और लैंगिक मसले और उनसे जुड़े जो प्रावधान हैं कि इन सब चीज़ों के आधार पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को, इन भेदभाव को, इनके आधार पर जो भेदभाव होता है, जैसे छुआछूत हो गया, इस तरह का कुछ होता है, या फिर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होता है, उनको कई बार आप सुने हों, आप देखते होंगे अक्सर, क्योंकि आप लोग देहात से आते हैं, तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि पति शराब पीकर आया और पत्नी को पीटने लगा, या फिर ऐसा बहुत कुछ होता है, ऐसे भी पीटने लगा। तो स्त्रियां अक्सर पीट जाती हैं, कुछ बोल नहीं पाती हैं, लेकिन ये सब गैर कानूनी है, इसके लिए कानून है, इसके लिए कई चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। फिर आगे जन संघर्ष और आंदोलन। किसी भी लोकतंत्र में आंदोलनों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और ये आंदोलन जो हैं ये कई बार सत्ता परिवर्तन के कारण बनते हैं। तो इन आंदोलनों का अध्ययन करना, इनके नेचर, इनके प्रवृत्ति को, इनके स्वभाव को पढ़ना राजनीति शास्त्र में काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जन संघर्ष और आंदोलन भी पढ़ेंगे। ये जन संघर्ष क्या है? तो आंदोलन आपने आए दिन अखबारों में, जैसे एक सबसे आसान उदाहरण देता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग आज से 5-6 साल पहले जब छोटे रहे होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा अखबारों के माध्यम से या
और भी टेलीविज़नों के माध्यम से कि एक अन्ना आंदोलन हुआ है दिल्ली में। तो वो जो अन्ना आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन था, वो उसी तरह से और भी कई तरह के आंदोलन होते हैं। अभी एक कानून आया था, तो CAA काफ़ी विवाद में रहा, काफ़ी चर्चा में रहा। उसको लेकर जो है दिल्ली में जामिया के आसपास भी हिंसक आंदोलन भी हुए, और फिर वहाँ एक शाहीन बाग का आपने नाम सुना होगा, अखबारों के या वीडियोज आपके पास आए होंगे, यूट्यूब वगैरह पे भी आपने न्यूज़ देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा। तो वो शाहीन बाग में भी एक आंदोलन चल रहा था, वहाँ भी कुछ बाद में हिंसा हो गई। तो ये आंदोलन है, ये सारी चीज़ें। जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, आपके घरों के आसपास, आपके गांव में संभवतः कोई ना कोई जेपी सेनानी होगा, जिसके बारे में लोग कहते होंगे कि ये जेपी सेनानी है, ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में लड़े थे। लालू यादव को आप जानते होंगे, नीतीश कुमार को आप जानते हैं, सुशील कुमार मोदी को आप जानते होंगे। ये सारे लोग हैं जो बिहार की राजनीति के चेहरे हैं। इनको नाम और चेहरे दोनों से आप पहचानते हैं, क्योंकि ये आए दिन अखबारों में रहते हैं। तो ये सारे लोग एक आंदोलन से निकले हैं, और वो जो आंदोलन था वो जयप्रकाश आंदोलन था, और उसने सत्ता को बदल दिया, इंदिरा गांधी की सत्ता को बदल दिया था। तो मैं आपको समझाते वक्त कहा भी कि आंदोलनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारे लोग ये आंदोलन फिर हम पढ़ेंगे। उसके बाद जनसंघर्ष किसी भी मुद्दे पर जब आम जनता सरकार से उस मुद्दे को बदलने के लिए या फिर उससे संबंधित कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए छोटे स्तर पर जब संघर्ष करती है, एक छोटी सी समिति बनाकर, संघर्ष समिति बनाकर, या कुछ जैसे कुछ मजदूर हैं, ठीक, और ज़रूरी नहीं है सरकार से ही हो, जैसे एक इंडस्ट्री है, वहाँ के मजदूर हैं और उन मजदूरों को कुछ अधिकार चाहिए, उनके कुछ मांग हैं, तो वो क्या करेंगे वो अपना एक छोटा सा समिति बनाएंगे, या अक्सर मजदूरों का ट्रेड यूनियन होता है, तो उस ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में सारे मजदूर अपने कंपनी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ देंगे कि हमें ये अधिकार चाहिए। उसके लिए वो प्रदर्शन करेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे, काम बंद कर देंगे, आमरण अनशन करेंगे। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारे जो प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है जनसंघर्षों में या आंदोलनों में भी। अन्ना आंदोलन में भी अनशन हुआ था। तो कई तरह की प्रक्रियाएं हैं। तो ये सारे जनसंघर्ष हैं। आदिवासी लोग अपने जंगल को बचाने के लिए, ठीक है, कई बार खाद्यान्न के लिए वहाँ जब बड़े बड़े उद्योगपति अपने खनन का शुरू करते हैं, तो वहाँ संघर्ष शुरू हो जाता है आदिवासियों का। तो वो छोटे स्तर पे कई तरह का संघर्ष होता है। आपके गांव में बिजली नहीं आती होगी, कई बार ट्रांसफार्मर जल जाता होगा या कुछ हो जाता होगा, सड़कें नहीं बनी होती होंगी, पुल टूट जाता होगा, तो आपके गांव के लोग एक छोटा सा संघर्ष समिति बना के, या फिर किसी छोटे नेता के, जो आपके गांव स्तर के नेता हैं, क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं, उनके नेतृत्व में सड़क पर प्रदर्शन करने लगते होंगे। कई बार लोग इसके लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, कई मुद्दों में न्यायालय का सहारा लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर राजनीति दल, चूँकि हम चुनावी राजनीति 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि भारत में किस प्रकार से चुनाव होता है। भारत में जो चुनाव होता है उसमें जो लोग वोटिंग करते हैं, और वोटिंग किसको करते हैं, तो कई सारे उम्मीदवार चुनाव में वो अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं, और उन उम्मीदवारों को लोग अपना मत देते हैं, और जिसको सर्वाधिक वोट मिलता है, जिसको सबसे अधिक वोट मिलता है, उसको विजित उम्मीदवार या विजयी मान लिया जाता है। तो उसमें कई सारी पार्टियां खड़ी होती हैं। तो उन्हीं सारी राजनीतिक दलों को, उन्हीं सारी राजनीतिक पार्टियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक पार्टियां कितने प्रकार की होती हैं, और फिर राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या अर्हताएं हैं,
कौन इसके लिए आपको अप्रूवल देता है, कौन ये मान्यता देता है कि आप राजनीतिक दल हैं, और फिर आप राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए, ये कौन बताता है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये अंतिम के 2 आपके अध्याय होंगे। तो लोकतंत्र के परिणाम में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र का क्या फ़ायदा है, लोकतंत्र होने से क्या मिलता है, परिणाम क्या है। अंग्रेजी में रिजल्ट कहते हैं परिणाम को। आप लोग पढ़ रहे हैं, परीक्षा देंगे, तो फिर आपका रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, वो आपका परिणाम है। तो आपने परीक्षा दिया तो आपको परिणाम की चिंता है, रिजल्ट आने की चिंता रहती है। हर कोई सुबह से बैठा रहता है, जब रिजल्ट आने का चर्चा पेपर में आ जाएगा कि कल रिजल्ट आने वाला है, नेट से पता चल गया कल रिजल्ट आने वाला है, तो सुबह से मोबाइल लेके बैठा है सब कोई। अब आया तो खोल के देखते हैं, अब आया तो खोल के देखते हैं, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमने लोकतंत्र को अपनाया है। तो ये ठीक जैसे कि आपने परीक्षा दिया तो आपको रिजल्ट की अपने चिंता है, अपने परिणाम की चिंता है, परीक्षा परिणाम की, वैसे ही इस देश ने लोकतंत्र अपनाया है, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति को अपनाया है, डेमोक्रेसी को अपनाया है। तो इस देश को भी उसके परिणाम पर बात करनी होती है। और फिर उस लोकतंत्र के साथ क्या चुनौतियां हैं। अब मान लीजिए रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद भी चिंताएं खत्म नहीं हो जाती हैं। रिजल्ट के बाद कई तरह की चिंताएं हैं। अच्छे अंक आ गए तो कहाँ एडमिशन लेना है, कौन से विषय लेने हैं। जैसे आप लोग 10वीं के हैं, तो 10वीं की जब आपकी रिजल्ट आएगी, जब 10वीं का परिणाम आएगा, तो आप लोग की चिंताएं बढ़ेंगी फिर कि अगर फर्स्ट डिवीज़न आ गए तो घर वाले कहेंगे कि फर्स्ट डिवीज़न आए हो, फर्स्ट डिवीज़न तो साइंस से पढ़ता है, तो फर्स्ट, लेकिन आपको तो मन है कॉमर्स से पढ़ने का, आपको आगे चल के किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या किसी को मैनेजर, बैंक मैनेजर बनना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, बैंक की नौकरी करनी है। तो वो सोचेगा कि हमको तो कॉमर्स लेना है, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं फर्स्ट ले आइल बार तो साइंस से पढ़े के बाद। तो ये चीज़ है। जिसका सेकंड थर्ड आ गया उसकी समस्या कुछ अलग है, उसके साथ एक क्या पढ़त लेगी इतना कम नंबर आइल बा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो फेल हो जाएगा सबसे अधिक उसकी चिंता है कि उसको 1 साल बाद अभी फिर एग्ज़ाम देना है। तो ये हर किसी की अलग अलग। तो वैसे ही लोकतंत्र की भी अपनी चिंताएं हैं, अपनी समस्याएं हैं। जब इसके हम परिणाम देखेंगे तो फिर देखेंगे कि इसमें कुछ खामियां रह गई। तो वो खामियां क्या हैं और किस तरह की खामियां हैं, तो उन चुनौतियों का हम अध्ययन करेंगे। और ये आपका सबसे आखिरी चैप्टर है, लोकतंत्र की चुनौती। प्रवचन खूब हो गया। अंतिम 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं तक का मैं पूरा सिलेबस आपको समझा दिया, और ये मतलब कि बहुत सारी बातें हो गई। इनका बस एक सिंपल सा मतलब था इस पूरे आधे घंटे तक आपको ये प्रवचन देने का, कि आप ये समझ सकें कि आपने अब तक क्या पढ़ा है और आपको आगे क्या क्या पढ़ना है। तो आगे जो हमको पढ़ना है, मतलब आज से पहले जो आपने पढ़ा उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, वो आपने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो बताया, जितनी चीज़ें बताई कि आप पढ़ गए होंगे, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, ईमानदारी से पढ़ी होगी, और आपको उनमें से बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि मैं खुद ये दावा नहीं कर सकता कि अब तक जितना पढ़ा हूँ बचपन से लेकर अब तक, वो सारी चीज़ें मुझे याद हैं। तो आपके लिए कैसे कह दूँ। तो ये चीज़ है। दूसरी बात जो है कि हमें आज से एक नया विषय शुरू करना है, और आज हमारा आपका पहला इंटरेक्शन है, पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। तो हम लोग पहला जो अध्याय शुरू कर रहे हैं किताब में भी वो पहला अध्याय ही है, सत्ता की साझेदारी। तो राजनीति शास्त्र का ये पहला अध्याय है, सत्ता की साझेदारी। जिनके पास पुस्तकें होंगी वो देख लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो देखने से पहले आप एक बार अध्याय को खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग आते हैं इस विषय पर, इस टाइटल पर। ये जो हेडिंग दिया गया है, सत्ता की साझेदारी, ये आपके अध्याय का नाम है।
सत्ता की साझेदारी को लेकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बड़ा भारी भरकम शब्द है सत्ता, और फिर उससे भी बड़ा भारी भरकम वर्ड है साझेदारी। ये दो बड़े भारी भरकम शब्दों को सर ने एक की से जोड़ दिया है आपस में, और उस समय से इसका एक भी बार कुछ, इसका बस एक बार शुरू में नाम लिए थे और फिर इसको लेके हम लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं। हमको ये मालूम ही नहीं है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जानना पहले ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो पहला चीज़ तो उसका नाम जानना ही है ना। तो इस अध्याय का जो नाम है और उस नाम से को आप समझ लें, सत्ता क्या है। सत्ता को लेकर जो सबसे पहली चीज़ कि आप अक्सर जो लोग पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो पढ़ते होंगे सत्तारूढ़ दल या इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। तो सत्ता जो है वो सरकार को कहते हैं। सत्ता क्या है? सरकार है। तो सत्ता सरकार है। शासन जो आपको जो शासन करता है, राज्य की शासन हो, केंद्र की शासन हो या कोई स्थानीय स्वशासन हो, वो सत्ता है, ठीक। दूसरी चीज़ साझेदारी। साझेदारी शब्द मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जो भोजपुरी बेल्ट के लोग हैं, या फिर कोई भी जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, उनको तो साझेदारी का इसमें से, क्योंकि दारी हटा दिया जाए तो साझे से बहुत बढ़िया आप लोग का संबंध है। आपके गांव में ऐसा समझिए कि आपके गांव में कोई एक खेत होगा, आपके घर परिवार में भी हो सकता है, या कोई एक पेड़ होगा और उस पेड़ पे कई सारे, मतलब जैसे कि 2-4 घर हैं और उन सब का उस पर अधिकार होगा। उसका जब फल तोड़ा जाता होगा तो सब में बंटता होगा, ठीक। तो और फिर उसको लोग, पता है, उसको लोग कहते होंगे कि साझे में बावे। तो इस साझे में जो बावे, माने साझे मतलब का कि सबके हिस्सेदारी में बावे। तो जिस पर सबकी हिस्सेदारी है वही साझेदारी है। क्या साझेदारी है? कि जिस पर सबकी हिस्सेदारी है वही साझेदारी है। सबकी हिस्सेदारी हो। जिस पर सबकी हिस्सेदारी है वो साझेदारी है। तो सबकी हिस्सेदारी है, साझेदारी है। और सत्ता मतलब सरकार। तो ऐसी सरकार जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, ठीक, उस सरकार को, वैसे सरकारों के प्रवृत्ति का, वैसे सरकार के क्या कहते हैं, वैसे सरकारों के प्रवृत्ति का, वैसे सरकारों के कार्य रूपों का, ठीक, कार्य पद्धतियों का हम अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आपकी। और इस जो ये अध्याय है इसका क्या नाम होगा? सत्ता की साझेदारी। अब मैं शुरू में बोला कि आज प्रवचन का दिन है, तो एक प्रवचन, और वो प्रवचन 2 कहानियों का, 2 कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। और कल जब हम मिलेंगे, जब अगले वीडियो में हम मिलेंगे, आपसे मुखातिब होंगे, तो इस टाइटल तक, इस अध्याय तक, इस विषय तक हम उन 2 कहानियों के माध्यम से आएंगे। एक प्रश्न भी मैं आपको छोड़ते जाऊंगा, ठीक। उस पर सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप सोचकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जो पहली कहानी है वो आप ही के एक पड़ोसी मुल्क की है। आप जब मैप खोलते हैं तो आपको 2-3 देश उसमें बड़े आसानी से दिख जाते हैं। नेपाल दिखता है, भूटान दिखता है, बांग्लादेश दिखता है, उधर म्यांमार दिखता है, इधर पाकिस्तान पश्चिम में। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये किताब को ही मान लीजिए कि मैं किताब आगे रख के वैसे कर रहा हूँ। अपने घर के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से दिशा मत लगाने लगिएगा। तो कहने का मतलब कि ऊपर आपको नेपाल, भूटान, उधर चीन दिख जाता है, इधर आपको जब बाएँ तरफ पश्चिम में आपको पाकिस्तान दिख जाता है, इधर पूरब में आपको बांग्लादेश दिखेगा, उधर म्यांमार दिखेगा। लेकिन नीचे जब आइएगा तो एक देश जो बड़े आज़ादी से अकेले दिखता है, कोई लाग लपेट नहीं है उसके साथ, कोई आसपास नहीं दिखता है, वो श्रीलंका है। श्रीलंका ऐसे चेन टाइप में, ऐसे लकीर टाइप में भारत से जुड़ा दिखता है आपको। तो श्रीलंका जो है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, ठीक। तो एक द्वीपीय देश है वो श्रीलंका। तो आपकी दक्षिणी पड़ोसी देश है। तो उसी श्रीलंका की मैं कहानी आपको एक सुनाता हूँ।
और इस तरह से मैं इसलिए समझा रहा था कि श्रीलंका के भौगोलिक स्थिति को आप देख के याद आ जाए आपको, जिनको ज़्यादा मानचित्र जो नहीं देखते हों उनको भी श्रीलंका याद आ जाए। एकदम अंडे जैसा ऐसा स्वरूप होता है उसका। तो उसी श्रीलंका देश की हम बात करेंगे यहाँ। श्रीलंका जो देश है वहाँ पर दो भाषाई समूह के लोग रहते हैं। जो पहली भाषाई समूह है वो सिंहली है। किसकी है? सिंहली। और दूसरी सिंघल लोग हैं और वो सिंहली बोलते हैं। और फिर दूसरा वहाँ जो भाषाई समुदाय है वो तमिलों का है। ये जो तमिल लोग हैं ये तमिल भाषा बोलते हैं। तो सिंघल दो वहाँ भाषाई समूह है, एक आपको सिंघल हो गए और दूसरा आपको तमिल हो गए। ये सिंघल जो हैं ये हैं 74%। कितने हैं? 74%, 74%। ये 4 है। और दूसरा जो है वो 18% हैं। कौन? तमिल लोग। तो 74% सिंघल हैं, 18% तमिल हैं। और ये तमिल भी दो हिस्सों में है। एक भारतवंशी तमिल है, ये जो भारतवंशी तमिल है ये मात्र 5% हैं। और फिर दूसरा जो है वो श्रीलंकाई तमिल है। श्रीलंकाई तमिल ये 13% हैं आपको। अब भारतवंशी तमिल 5% हैं। 13, 5, 18% हो गए आपको तमिल। तो ये जो भारतवंशी तमिल हैं ये वो लोग हैं जो भारत से अंग्रेजी हुकूमत के दौरान मजदूरी करने, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर गए थे। और ये जो श्रीलंकाई तमिल हैं ये श्रीलंका के अपने मूल तमिल हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं। चूँकि जो द्रविड़ हिस्सा है भारत का, जो द्रविड़ क्षेत्र है, द्रविड़ संस्कृति का जो तमिलनाडु का हिस्सा है, वो आप देखते होंगे मानचित्र में कि ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ श्रीलंका, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए भारत का निचला हिस्सा है और यहाँ आपको ऐसे श्रीलंका है, ऐसे, ठीक है। मेरा इस मानचित्र वगैरह बनाने में मेरी कभी अभिरुचि रही नहीं, तो ये टेढ़ा मेढ़ा सह लीजिए। तो ये मान लीजिए भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है और यहाँ ये श्रीलंका है। तो यहाँ आपको तमिलनाडु इधर ऐसे पड़ता है, ठीक है। तो इधर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इधर ऐसे बसता है, ठीक है। मतलब श्रीलंका के आप मानचित्र खोलिएगा तो देखिएगा कि आप उत्तर पूर्वी हिस्से में ऐसे ऐसे पूरा ऐसे जो है ऐसे इधर के हिस्से में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है श्रीलंकाई तमिलों का बसता है। ये लोग कौन हैं? ये मूल निवासी हैं श्रीलंका के, जो श्रीलंकाई तमिल हैं। ये 13% लोग हैं वहाँ की जनसंख्या के। 2 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। आप देखिएगा जब मैप खोलिएगा भारत के नक्शे के साथ, तो आप देखिएगा कि इसका जो क्षेत्रफल है ये भारत के औसत राज्यों के बराबर है, उनसे भी छोटा है कई राज्यों से। हरियाणा वगैरह के बराबर है, बिहार से भी शायद छोटा ही होगा। और इसकी जो जनसंख्या है वो भी हरियाणा पंजाब जैसी ही है। 2 करोड़ से कुछ अधिक जनसंख्या है इसकी, 2-3 करोड़ के आसपास। मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा अगर जानने की जिज्ञासा होगी तो यहाँ 13% श्रीलंकाई तमिल रहते हैं। ये श्रीलंकाई तमिल आपको उत्तर पूर्वी हिस्से में रहते हैं। 5% भारतवंशी रहते हैं और ये 5% भारतवंशी जो हैं ये आपको मिडिल के में रहते हैं, इस इधर के हिस्से में, ठीक। किताबों में देखिएगा आपको मानचित्र दिख जाएगा। फिर आपको श्रीलंकाई और सिंघल जो हैं ये पूरे बाकी हिस्सों में सिंघल हैं। 74% सिंघल लोग हैं। मतलब सिंघलों की बहुसंख्यकता है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? सिंघलों की है। अब कहानी पर आते हैं, ठीक।
तो एक दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बता दूं कि 7% यहाँ जनसंख्या ईसाइयों का भी है, ईसाई भी हैं। ईसाई कितने हैं? 7% हैं, ठीक। तो ये ईसाई जो हैं ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, कुछ तमिल हैं कुछ सिंहल हैं, तो ईसाइयों को एक्यूरेट आप नहीं कह सकते हैं, ठीक। इन जो तमिल लोग हैं इनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ठीक। क्योंकि जो तमिल जनसंख्या है भारत की उसमें, क्योंकि ये 5% में तो आपको फिक्स है, आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो भारत से गिरमिटिया गए होंगे तो उसमें मिक्स होंगे, रिलीजियस रूप में, धार्मिक रूप में मिक्स होंगे, हिंदू भी होंगे मुसलमान भी होंगे। तो वहाँ क्या हुआ, अब कहानी को ऐसे समझिए कि वहाँ क्या हुआ कि तमिलों ने, ठीक, तमिल भी रहते थे सिंहल भी रहते थे, तो जब वहाँ आज़ाद हुआ श्रीलंका आपको, तो श्रीलंका आज़ाद हुआ आपको 1948 में, भारत से 1 साल बाद। तो श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तो वहाँ के लोगों को भी कानूनों की दरकार हुई, तो वहाँ भी संविधान बना, और वहाँ जो संविधान बना उसमें एक चीज़ किया गया कि 1956 में एक कानून लाया गया, और उस कानून के द्वारा सिंहली को, जो सिंहल लोग बोलते थे, सिंहली को क्या किया गया कि वहाँ की राजभाषा बना दिया गया। क्या कर दिया गया? वहाँ की राजभाषा बना दिया गया। राजभाषा मतलब कि वहाँ की सारी, एकमात्र राजभाषा बनाया गया। वहाँ की सारी जो कार्यकाज थे, जो सारे कामकाज थे आधिकारिक, वो इस भाषा में होते थे। वहाँ की ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। अपने यहाँ जैसे हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, अंग्रेजी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और अगर कोई राज्य सरकार, ठीक है, अहिंदी भाषी है, गैर हिंदी भाषी है, हिंदीतर क्षेत्र है, कई शब्दावली हैं। देखिए आप शब्दों को देखिए कि शब्दों के पीछे भी कई तरह के कानून हैं। तो आप अहिंदी भाषी कहते हैं, गैर हिंदी भाषी नहीं कह सकते हैं, अहिंदी या हिंदीतर शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हिंदीतर या अहिंदी क्षेत्र हैं वो चाहें, जैसे बंगाल हो गया तो बंगाल की अपनी राजभाषा बंगाली भी है, तो वहाँ बंगाली में भी राज्य के कामकाज होते हैं। तो उसी तरह से क्या किया इसने कि श्रीलंका ने सिर्फ सिंहली को राजभाषा बना दिया। मतलब पूरे श्रीलंका में अब सिर्फ एक भाषा में सारे सरकारी काम होंगे। किस भाषा में? सिंहली भाषा में। तो अब मान लीजिए कि 74% लोगों को तो सिंहली आती है, या वो सिंहली को स्वीकार करते हैं खुशी खुशी क्योंकि उनकी भाषा है। तो मान लीजिए, तो ये सीधी सी बात है कि ये 74% जो लोग हैं ये तो सिंहली को स्वीकार कर लिए, इनके पक्ष में ये कानून है, और ये बहुसंख्यक हैं। तो सीधी सी किसी भी, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि भारत में भी जब कानून बनता है तो बहुमत से बनता है, उसमें 2/3 की बहुमत होती है या आधे की बहुमत से बनती है, इस तरह के प्रावधान हैं। तो बहुमत से जो कानून बनता है तो बहुमत तो कभी भी बहुसंख्यक के पास रहेगा। सरकारें जो बनेंगी उनको भी वोट देने वाले सबसे अधिक लोग ये रहेंगे। तो सीधी सी बात है कि सरकारों की जो नीति होंगी, जो पॉलिसी होंगी, वो इनकी ही होंगी। और इन्हीं सब चीज़ों को हम लोकतंत्र आपके किताब के आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम राजनीति दल और लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे नीतियाँ बनाती हैं सरकारें। तमिल 18% थे, ये 74%, ये 18%, तो ये कम हो गए हैं, बहुत कम हुए। तो इनकी बातों को, इनको दरकिनार कर दिया गया। लेकिन आपने भारत के बारे में भी सुना होगा, इतिहास में भी आपने 8वीं के पढ़ा होगा कि किस तरह से श्री रामुलुलु ने तमिल भाषा के आधार पर तमिल राज्य बनाने के लिए अनशन किया था, और 48 दिनों के अनशन के बाद वो 52 दिन या 48 दिन शायद, मैं भूल रहा हूँ, वो स्वर्ग सिधार गए थे। तो तमिल क्षेत्र में तमिल राष्ट्र का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला है। तो उस आंदोलन से ये क्षेत्र भी प्रभावित था, श्रीलंका का क्षेत्र भी प्रभावित था। तो ऐसे में ये हुआ कि इन लोगों ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अपना लिया। चूँकि सिंहलियों, पहले तो राजनीतिक पार्टियां बनाई गई, राजनीतिक स्तर पे शांति प्रिय आंदोलन चले। शांति प्रिय आंदोलनों से जब कुछ नहीं हुआ तो तमिलों को लगा कि उनका भाषाई हक मारा जा रहा है, उनकी संस्कृति खतरे में है।
क्यों खतरे में है? क्योंकि जब भाषा ही नहीं बचेगी, जब हमारी भाषा ही नहीं बचेगी, और उसी भाषाई पहचान के कारण हम तमिल कहे जाते हैं, तो जब हमारी भाषा ही नहीं बचेगी तो हमारी पहचान कैसे बचेगी? तो इस पहचान की लड़ाई के लिए उन्होंने पहले शांति प्रिय रास्ता अपनाया, कानूनी रास्ता अपनाया, लेकिन चूंकि सारी चीज़ें सिंहलियों के पक्ष में थी, वहाँ पारदर्शिता की कमी थी, तो तमिलों को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो तमिलों ने हथियार उठा लिया, हिंसक विद्रोह को, हिंसक आंदोलनों को आधार बनाया अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका के बारे में हम जानते हैं कि श्रीलंका शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी चीज़ों में कितना आगे है। अच्छा, इसके एक चीज़ और था उस कानून में जो राज्य 1956 में आई थी, उसमें सिंहलियों के लिए विशेष नौकरियों में सिंहलियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। आप देखते होंगे भारत में आरक्षण है, लेकिन आरक्षण किसके लिए है? दबे कुचले जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिनकी शैक्षणिक सामाजिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए है। जबकि यहाँ सिंहली जो थे ये अच्छे, मतलब आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, हर तौर पे आगे थे, बहुसंख्यक भी थे, फिर भी इन्होंने अपने लिए विशेष अधिकार किए थे। इसका सीधा सा मतलब था कि तमिलों को दबाया जाए, तमिलों की उपेक्षा की जाए। और तो फिर आंदोलन हुआ, और आंदोलन का ये परिणाम हुआ कि 2009 में आके आंदोलन थमा। और जब तक आंदोलन थमता, श्रीलंका को कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ा। गृह युद्ध का आप नाम सुनते होंगे कि सीरिया में भी अभी गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध किसी भी देश में उस देश को तबाह कर देता है। गृह युद्ध वो जैसे कि युद्ध तो होता है, मान लीजिए दो देश के बीच में युद्ध है, तो सेनाएं अपनी सीमाओं पर लड़ रही हैं, सीमाओं के आसपास के इलाकों पर समस्याएं हैं, सीमाओं के आसपास के इलाके पर कई तरह की परेशानियां हैं। लेकिन जब गृह युद्ध होता है तो गृह युद्ध में पूरा देश एक दूसरे से अराजक की स्थिति रहती है, कोई किसी को कहीं मार काट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। और यहाँ तो भाषा के लेख के आधार पर सामुदायिक बात थी। तो ऐसे ही बात है कि सिंहली बनाम तमिल था, तो जहाँ सिंहली तमिल को देखेगा उसको मारेगा, जहाँ तमिली सिंहली को देखेगा वहाँ जो बरियार जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारी चीज़ें थी, जिसके कारण शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा भारी गिरावट हुआ वहाँ के। वहाँ जो कई तरह की चीज़ें बहुत प्रभावित हुई तमिल में। तो ये एक कहानी थी। दूसरी कहानी हम आपको सुनाते हैं बेल्जियम की। अब इसमें एक सवाल है कि क्या तमिलों के साथ सही हुआ था? क्योंकि सिंहली 74% हैं, तो उन भाई हम अधिक हैं तो हम मनमानी करेंगे, काहे नहीं करेंगे। लेकिन ये मनमानी क्या सही में जायज़ है किसी लोकतंत्र के लिए? बिल्कुल जायज़ नहीं है। जब आप लोकतंत्र अपना रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि सबको बराबरी दिया जाए। और जब सबकी बराबरी और सबकी हिस्सेदारी की बात है लोकतंत्र में, तो तमिलों को उनके भाषा के आधार पर या उनको मतलब उनके भाषा को अपेक्षित करके उनको अपेक्षित किया जाना कतई सही नहीं है। और उसका खामियाजा श्रीलंका को भुगतना पड़ा। एक दूसरा देश है यूरोप का, उस देश का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी यूरोप का एक देश है। ये भी क्षेत्रफल में कुछ हरियाणा जैसा ही है, और चूँकि तुलना उस समय से हरियाणा से ही हो रही है, तो इसका भी क्षेत्रफल कुछ हरियाणा जैसा ही है। आपकी किताब में भी हरियाणा से ही शायद तुलना है, तो इसकी तुलना भी हरियाणा से ही है कि ये हरियाणा जैसा ही है क्षेत्रफल में। इसकी जनसंख्या जो है वो कुछ 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ के आसपास होगी, कम ही होगी हमको लगता है। तो हरियाणा की आधी जनसंख्या हुई, कम हुई, आधी से भी कम हुई। ये बेल्जियम जो देश है, यहाँ 3 तरह के भाषाई लोग रहते हैं। श्रीलंका में हमने देखा 2 तरह के भाषाई लोग रहते हैं, धार्मिक आधार पर फिर ईसाई आ जाते हैं, और फिर उसमें तमिल भाषाई 2 तरह के लोग हैं, एक श्रीलंकाई है, एक भारतवंशी तमिल है। यहाँ क्या है कि यहाँ 3 तरह के लोग हैं, एक फ्लेमिश हैं, एक वेलोन हैं, और तीसरे जर्मन भाषी हैं। ये जो फ्लेमिश हैं ये आपको जो फ्लेमिश हैं ये डच बोलते हैं, तो फ्लेमिश आपको डच बोलते हैं।
इनकी 59% हिस्सेदारी है। और फ्लेमिश जो हैं वो डच बोलते हैं और 59% हैं। वेलोन जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और ये 40% है। बचे हुए 1% लोग जो हैं वही जर्मन भाषी हैं। ठीक, तो फ्लेमिश कितने हैं? 59% हैं। वेलोन कितने हैं? 40% हैं। जर्मन कितने हैं? 1% हैं। कुल मिला के 100% हो गए। ये और सबसे ये बात है यहाँ कि फ्लेमिशों का एक अलग हिस्सा है। फ्लेमिश फिर डच वेलोन इलाके में रहते हैं। ये दोनों वहाँ की स्थानीय प्रांत हैं, फ्लेमिश और वेलोन की। ठीक, जो वेलोन रहते हैं उसको वेलोनिया कहते हैं और फ्लेमिश अपने फ्लेमिश प्रांत में रहते हैं। फ्लेमिश प्रांत की भाषा डच है, वेलोनिया की फ्रेंच है। ठीक, इसकी जो राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में ये आंकड़ा जो है ये बदल जाता है। ब्रुसेल्स में क्या होता है कि ब्रुसेल्स में आपको 80% लोग, ब्रुसेल्स में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और आपको 20% लोग जो हैं वो 20% लोग डच भाषा को बोलते हैं। कितने? 80% लोग फ्रेंच भाषा को बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा को बोलते हैं। ये ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स राजधानी है यहाँ की, बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स में आपको 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। फ्लेमिश जो हैं वो फ्लेमिश प्रांत जो है वहाँ डच हैं जो 59% हैं और वेलोन जो है वहाँ फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं जिनकी जनसंख्या 40% है। ये वेलोनिया प्रांत है, ये वेलोन लोगों का। और जर्मन भाषी 1% लोग हैं। ठीक है, ये जर्मन भाषियों का चूंकि 1% है, बहुत कम जनसंख्या है, इनका कुछ तय नहीं है। अब जो ये फ्लेमिश लोग, ये फ्रेंच लोग हैं, फ्रेंच जो हैं ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे हैं, ये 40% संख्या वाले। यही वजह है कि राजधानी में फ्रेंच 80% हैं, क्योंकि किसी भी शहर की जो राजधानी होती है वो उसका व्यावसायिक केंद्र होता है, प्रशासनिक केंद्र होता है, शैक्षणिक केंद्र होता है। ये सारे चीज़ें वहाँ होती हैं। जो सबसे अच्छे लोग होते हैं, जो क्रीम सोसाइटी होती है, वो राजधानी में बसती है। और यही वजह है कि 80% लोग जो हैं फ्रेंच लोग हैं। ब्रुसेल्स में बसने वाले सबसे अधिक जनसंख्या फ्रेंच लोगों की है और डच लोगों की जनसंख्या कम है, वो बहुत कम है, 20% लोग हैं। आप इससे अनुमान लगाइए कि मान लीजिए कि अगर इसी को अगर आधार बना लिया जाए तो फिर भी इनकी शिक्षा कितनी आगे है। तो फ्रेंच जो हैं वो डचों से काफ़ी अच्छे हैं सारे मामलों में। राजनीतिक जो क्या कहते हैं उनकी राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो तमाम चीज़ें हैं ये, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ इनका दबदबा है फ्रेंच लोगों का। और डच लोग जो हैं वो पिछड़े हैं। ठीक, तो 1950 से 60 के बीच क्या हुआ था कि इन लोगों में आपसी मतभेद चलने लगा। 1950 से 60 के दशक में इन लोगों के बीच खूब मतभेद चला और इसका परिणाम ये हुआ कि 1970 से 1993 आते आते 70 और 93 1970 और 1993 कितना हो गया? पूरे 23 साल हुए। इन 23 सालों में 4 बार कानूनी संशोधन करना पड़ा। 4 बार संशोधन करके कानून लाए गए कि ताकि सबको
बराबर हिस्सेदारी दी जाए, सत्ता में सबकी साझेदारी हो, और तब जाके स्थिति सामान्य हुई। वहाँ प्रावधान किया गया कि जो फ्लेमिश इलाका है, ठीक है, वहाँ फ्लेमिश इलाके में जो फ्लेमिश प्रांत होगा वहाँ की अपनी सरकारें होंगी, वेलोनिया में वेलोनिया की सरकार होगी, वेलोन लोगों की, ठीक। और ब्रुसेल्स जो है राजधानी है, राजधानी को एक अलग प्रांत बनाया गया, वहाँ के लिए एक अलग सरकार की व्यवस्था की गई, और ब्रुसेल्स में जो है वो तय किया गया कि यहाँ आधी हिस्सेदारी रहेगी सबकी। तो इस प्रकार से यहाँ बंटवारा हुआ। उसके बाद वहाँ भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, और ये जो सामुदायिक सरकार है, ये इसका जो चुनाव होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि पूरे बेल्जियम में जितने भी लोग रहते हैं वो एक फ्लेमिश सरकार के लिए, और जितने भी लोग रहते हैं वो एक वेलोन सरकार के लिए अपना मत देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से क्या किया बेल्जियम ने कि एक अपना बेल्जियम मॉडल बनाया, और इस बेल्जियम मॉडल जो है ये मतलब इस बात का प्रूफ है, इस बात की मतलब गवाही देता है कि किस प्रकार इस चीज़ को अपना के, इस साझेदारी शब्द को अपना के सत्ता को पृथक होने से, सत्ता को टूटने से, सरकारों में मतभेद आने से रोका जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये सही है कि मान लीजिए, ठीक है, कि जो फ्लेमिश हैं या वेलोन हैं उनके लिए अलग अलग सरकारें बनाना क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्या भेदभाव नहीं है? तो सोचिएगा आप इसको, ठीक। दूसरी चीज़, एक अभी चूँकि उस देश का नाम मुझे अभी याद आ रहा है तो उससे जुड़ी चीज़ें याद आ गई, तो मैं एक कहते जाऊंगा और यहीं पे हम अंत करेंगे। बेरूत शहर का नाम अभी आप सुन रहे होंगे, बेरूत में बम ब्लास्ट हुआ है। वहाँ जो है बहुत सारे लोग मारे गए हैं बेरूत ब्लास्ट में, कई दिनों तक जलता रह गया बेरूत। तो बेरूत जो है वो राजधानी है लेबनान की। लेबनान एक मध्य एशियाई देश है। लेबनान में दो धर्मों के लोग रहते हैं, मुसलमान और ईसाई। जब लेबनान की अपनी संविधान या अपनी कानून बन रही थी तो वहाँ दोनों की जनसंख्या बराबर थी, ईसाइयों और मुसलमान दोनों की जनसंख्या बराबर थी। और उस समय लेबनान की सरकारों ने ये तय किया, एक मतलब मैं वहाँ के पदों का नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक अनुक्रम तय किया गया कि फला पद पर फला रहेंगे, फला पद पर फला रहेंगे। उसमें क्या हुआ कि जो सर्वोच्च पद था उस समय ईसाइयों के लिए कर दिया गया। बाद में क्या है कि मुसलमानों ने मतलब मुसलमानों की संख्या बढ़ी, बहुसंख्यकता हुई, और आज मुसलमान वहाँ बहुसंख्यक हैं। फिर भी दोनों लोग, मुसलमान और ईसाई दोनों लोग परस्पर सहयोग से सरकारें चलाते हैं। दोनों लोग अपने इस समझौते पर अटल हैं, ठीक। ये भी एक सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या ये सही है लोकतंत्र में कि हम तय कर दें कि फला व्यक्ति को फला जाति या फला समुदाय से आने वाले, फला धर्म से आने वाले व्यक्ति को ये पद मिलेगा और इनको ये, इससे क्या होगा कि कुछ लोग वंचित रह जाएंगे। ये कहानी जो है ये मतलब सिविक्स NCERT में भी है, वहाँ विक्रम बैताल के माध्यम से इस कहानी को पेश किया गया है। और वहाँ एक खलील नाम का व्यक्ति है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, और वो चाहता है कि वो इस सर्वोच्च पद तक पहुँचे, लेकिन वो चूँकि मुसलमान है इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं, इस तरह की समस्याएं भी है इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी करने में। और कल हम अगले वीडियो में हम इस अध्याय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।